तेलुगु बोलने वाले लोगों में नहीं थे, यूं जी कहेंगे आप? जी 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 वो बिल्कुल। वैसा कहना ज्यादा जी मुनासिब जी रहेगा। बिल्कुल तेलुगु, क्योंकि जी ये जी नाम जो है तेलुगु बोलने वालों में चलन में आज तक कभी किसी ने नाम रखा ही नहीं है अपने किसी चीज़ का, जी। अच्छा अच्छा। कोई रिकॉर्ड ही नहीं जी मिलता। और देखिए जैसा मैंने जी अभी बताया, जो मेरा 38 पेज का जो हिस्ट्री टुडे में आर्टिकल है, अपने आप में वो इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसमें मैंने जैसा आपको अभी बताया कि लॉजिकली मैंने पूरा, देखिए ना उसकी कोई मज़ार है, ना कोई इंस्क्रिप्शन कहीं मिलता है, ना कोई मिनेचर कहीं मिलता है, ना कोई मैन्युस्क्रिप्ट में उसका जिक्र है। जी मैं बजाते खुद भाग्यमती का जानी दुश्मन तो नहीं हूँ, लेकिन फॉर मी एज ऑफ नाउ शी डजंट एग्जिस्ट। जी अगर जी अगर कोई मुझे सब्सटैंशिएटिव प्रूफ ला के दे दे जी कि मैं मानने के लिए मैं मजबूर हो जाऊंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो शी एग्जिस्ट। गालिबन गालिबन यही वजह होगी कि माहिर दखनियात प्रोफेसर हारून खां शेरवानी ने रिजेक्ट किया है इस थ्योरी को कि भागमती जैसी कोई तारीखी शख्सियत जो है कभी थी। खैर, तो हम कुतुबशाहियों से आगे बढ़कर आसिफ जाहियों पर आते हैं, और आसिफ जाहियों के सिक्के ढालने वाली बात पर ज़रा रोशनी डालें आप। इत्तेफाक से आप देखिए, जब 1687 में औरंगज़ेब ने गोलकुंडा फतह किया, मैं एक बात बताना चाहूँगा जो कुतुबशाहियों से ताल्लुक़ रखती है, वो ये कि औरंगज़ेब ने जब सिक्के यहाँ के जब इन्होंने एक मुआहदा हुआ था मुग़लों से कुतुबशाहियों का, जिसमें मुग़लों के सिक्के यहाँ पर बनाए गए हैं, तो हैदराबाद का नाम उन्होंने बदल के दारुल जिहाद हैदराबाद रखा। वो अपने आप में एक बहुत ही तारीख़ी बात है। सिक्के मैं लेके आया हूँ साथ, आपको बता भी सकता हूँ कि बाकायदा उस पर क्लियरली पढ़ा जाता है दारुल जिहाद हैदराबाद, यानी कि सीट ऑफ होली वॉर। जी जी। तो औरंगज़ेब ने एक कुतुबशाहियों को हराने के लिए एक उनको, मतलब ये जो उनका जो कैंपेन था, या जो उनकी जद्दोजहद थी, या जो उनका जोश या जुनून या जो भी आप बोलेंगे, वो एक उसको एक जिहाद का नाम उन्होंने दिया। और सिक्कों पे दारुल जिहाद हैदराबाद, चांदी के और सोने के, मतलब तांबे के सिक्के भी मिलते हैं। तो औरंगज़ेब ने ये अपनी दौरे हुक्मरानी में बहैसियत शहंशाह किया, या उस वक्त औरंगज़ेब जो है बहैसियत एक शहजादे के भी बड़े ज़माने तक दक्कन में कैंपेन्स करते रहे? बहैसियत बादशाह, बहैसियत शहंशाह जी 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 जो है उन्होंने किया। तो ये कब की बात हुई? यानी 1650 के बाद की बात है? 1655 1660 के बाद। जी जी जी। वैसे जी, तो जी, ये जी, लेट औरंगज़ेब की जो है ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर ऑफ हिज रूल के पीरियड में मिलते हैं। और पूरे उसमें 1 रुपया है, 8 आना है, 4 आने हैं, तो जो जो भी डिनोमिनेशंस थे तांबे के भी उसमें सिक्के पाए जाते हैं। और बाकायदा क्लियरली दारुल जिहाद नाम पढ़ा जाता है, दारुल जिहाद हैदराबाद। जी। तो वो भी सिक्का है आपके पास, आपके कलेक्शन में? जी, खूब। और हैदराबाद की जो तारीख़ है उसमें सबसे पहले आप देखिए, जब हैदराबाद जब बना, लोग कहते हैं कि 1591 में चार मीनार की तामीर शुरू हुई जी। और 1593 में कंप्लीट हुई। जी। तो वो 1591 को लोग जो है हैदराबाद के फाउंडेशन से या हैदराबाद के फाउंडिंग ईयर से लेते हैं। जी। मेरा ये मानना है कि एक्चुअली जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो गोलकुंडे से हुकूमत करते थे, जो आबादी, जो लोग जानते हैं कि आबादी गोलकुंडे किले में ज़्यादा होने की वजह से और पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेट होने की वजह से वो दे स्पिल्ड ओवर टू द न्यू सिटी ऑफ हैदराबाद। तो उसमें जो सिक्का आया है पहली बार, वो 1603 में आया है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का। बाकायदा क्लियरली पढ़ा जा रहा है कि दारुल सल्तनत हैदराबाद। अच्छा जी जी। वो है मेरे पास, मैं जी जी बताना चाहूँगा। जी। दारुल सल्तनत हैदराबाद 1603। जी। अच्छा। जी 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 जी। वाह, खूब, क्या कहने। ये भी बहुत कम दस्तयाब है, ये सिक्के बिल्कुल ही नई के बराबर है मेरे ख्याल में। सिवाय स्टेट म्यूजियम, पब्लिक गार्डन्स के अलावा कोई प्राइवेट कलेक्शंस में भी इस टाइप के सिक्के नहीं हैं। और मैंने जैसे अब पहले बताया, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पास ये पूरी सीरीज़ के कई डजन्स ऑफ कॉइन्स हैं इस टाइप की सीरीज़, माशाल्लाह, पूरे वेट सीरीज़ में। जी जी जी। तो क्या क्या वेट सीरीज़ में हुआ करते थे ये तकरीबन 24-25 ग्राम की जो है पहली सीरीज़ है, उसके बाद 17 ग्राम, फिर 14 ग्राम, फिर 12 ग्राम, फिर आपके ख्याल में ये ग्रामेज को घटाने का कोई ख़ास की वजह होगी इसकी? एक जो बहुत मेरे ख्याल में, मैं क्योंकि कह सकता हूँ कि सीरियस स्टूडेंट ऑफ न्यूमिस्मेटिक्स हूँ मैं, ख़ास तौर पर दक्कनी उसका,
कुतुब शाही सिक्के जो हैं वो सिर्फ तांबे के मिलते हैं, कोई दूसरा और मेटल के कोई सिक्के नहीं हैं। यानी कि बहुत ताजुब होता है कि कोहिनूर और दूसरे सब हीरे वहाँ से निकले हैं, लेकिन उनका जो कॉइनेज है वो कॉपर स्टैंडर्ड पे कायम हुआ था। अच्छा जी। तो पूरे रूलर्स के जितने भी रूलर्स हैं, एक अहम नुक्ता बताया आपने जी जी। और बमुश्किल शायद 2 या 3 टाइप्स हैं जो कि गोल्ड के फनम्स बिल्कुल छोटे से खुली कुतुब शाह लिखा हुआ उस पर, वो स्कॉलर्स ये मानते हैं कि वो रेगुलर कॉइनेज कभी हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, और चांदी के भी बिल्कुल नहीं थे। तो पूरा यानी कि पूरा कारोबार जितना भी था, इकॉनमी पूरी तांबे के सिक्कों पे 400 साल पहले हैदराबाद में चला करती थी। अच्छा जी। आसिफ जाहियों के ताल्लुक से बताइए कुछ। जी, जैसा मैंने बताया कि 1687 में जो औरंगज़ेब ने जब गोलकुंडा किला और गोलकुंडा की हुकूमत फतह की, अबुल हसन तानिशाह को हटा के, उसके बाद कुछ 30-35 साल मुग़लों की जो है यहाँ पर मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन रहा दक्कन में। कुछ मुबारिज़ ख़ान और इस टाइप के गवर्नर्स यहाँ पर गुज़रे हैं, तकरीबन 3 या 4 गवर्नर्स वो 35 साल में गुज़रे हैं। वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के बाद जब जैसा कि लोग जानते हैं कि दिल्ली में मुग़लों की जो सल्तनत थी वो कमज़ोर होने की वजह से आसिफ जाह अव्वल उन्होंने हैदराबाद की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की तकरीबन 1720 में, लेकिन कोई सिक्का उनके नाम पे इंडिपेंडेंटली कोई नहीं मिलता है बिल्कुल भी उनके नाम का। तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो मुग़लों का सिंबॉलिक मुग़ल नाम पे ही उन्होंने कंटिन्यू किया, और निज़ाम अली ख़ान के ऑलमोस्ट एंड के दौर में से उनके इंडिविजुअल हैदराबाद के सिक्के अलग से आने लगे। जी जी। अच्छा, तो वो सारे ही मेटल्स में थे या बिल्कुल? हाँ, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तीनों मेटल्स में है वो जी। तीनों मेटल्स में सिक्के इनके मिलते हैं, लेकिन मुग़लों के नाम से चलन होता था सिक्कों का। और इत्तेफाक से निज़ाम अली ख़ान के ज़माने में, जिनकी दौरे हुकूमत 1761 से 1803 तक है, तो उनके दौरे हुकूमत में हैदराबाद पे ज़रा रुझान उनका पड़ा, वरना 1760s तक औरंगाबाद उनका पायतख्त या दारुसल्तनत रहा उनका जी। तो उसके बाद जब मुग़लों की सल्तनत काफ़ी वीक होने लगी, तो वो सिकंदर जा के ज़माने में सिक्कों पे उनके इनिशियल्स अलग से आने लगे। सिकंदर जा के 1803 के बाद, जी 1803 के बाद सिकंदर जा के इनिशियल कॉइन पे आने लगा। फिर नासिरुद्दौला का नून, अफजलुद्दौला का अलीफ, महबूब अली पाशा का मीम, फिर उस्मान अली खां का ऐन। तो वैसे ओरिजिनल सिक्कों पे वो जो है आपके इनिशियल्स आने लगे। अच्छा। वो जाहिर करते थे कि वो हैदराबाद से सिक्के यहाँ पे निकले हैं। बल्कि तो आपके ख्याल में निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह अव्वल उन्होंने हैदराबाद को अपना दारुसल्तनत कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं बनाया, लेकिन उनके ताल्लुक़ से ये जो मशहूर है कि उन्होंने ज़ेबा बाग में अपनी जो है ताजपोशी कराई थी, वो बात में कहाँ तक सदाकत है? फिर ज़ेबा बाग जो आसिफ नगर जो मोहल्ला है वो उनके नाम से है बोलते हैं, और ज़ेबा बाग उनकी पहली रिहाइश थी यहाँ पर, ऐसा कुछ आपके सुनने में आया है? जी, ज़ेबा बाग का रिकॉर्ड तो अभी भी मौजूद है, लेकिन हालांकि उसमें काफ़ी कॉलोनीज़ और काफ़ी जो भी देवड़ी या महल था वो टूट आके जो है उसका मतलब प्लॉटिंग हो गई और कॉलोनीज़ बन गई हैं। लेकिन ये एक तारीख़ में है कि पूरे 7 बादशाह हैदराबाद के वो ज़ेबा बाग में एक रस्म हुआ करती थी। बादशाह वक्त जब हुकूमत करने के लिए पहली बार आते तो एक घास पे वो हरी खुंदलाई नाम से एक रिवायत थी। अच्छा। आके वो घास पे वो अपने पैर से कुछ जी इट वॉज सिंबल ऑफ फर्टिलिटी समझे कि उनको वो दे जी। तो उसका रिकॉर्ड है कि आसिफ जाह अव्वल ने भी वो किया, लेकिन एक सिंबॉलिक तरीके से, क्योंकि देखिए औरंगाबाद में उनका पूरा वो दफन भी वहीं करीब में है औरंगाबाद से, तो पूरा उनका इनिशियल रुझान उसी तरफ था जी। और मराठास की अटैक्स से बचने के लिए निज़ाम अली ख़ान ने वो 1760s में उसको हैदराबाद स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से भी हैदराबाद ज़्यादा सेफर था, ज़्यादा सिक्योर था जी। तस्वीर के बारे में बताइए, वक्त कम है, हमको शो को
इख्तिताम को पहुंचाना है। हैदराबादी तस्वीर आपने कहा कि 1840 के बाद से उसका कुछ रिकॉर्ड मिलता है जी। तो कोई ख़ास तस्वीरें हैं आपके पास जो बिल्कुल बिल्कुल पुरानी हैं, बिल्कुल शुरू की तस्वीर हैं? जी, काफ़ी है मेरे पास तस्वीर, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक पूरी बाकायदा, वैसे तो मेरे पर्सनल कलेक्शन में अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि 7000 से ज़्यादा तस्वीर हैं, जिसमें बहुत अनपब्लिश्ड या पब्लिश्ड मटेरियल मिला के 7000 के करीब इमेजेस हैं मुख्तलिफ उसकी। मेरा जो ख़ास जो मेरी दिलचस्पी है राजा दीनदयाल से हट के, ये फ़ोटोज़ जो आज की तारीख़ में जो एक फ़ैशन हो गया है, जैसा कोई ब्रांडेड कपड़ों का, वैसे उस ज़माने में फ़ोटोज़ की ब्रांडिंग हुआ करती थी, जिसमें नीचे फ़ोटोग्राफ़र का नाम बाकायदा प्रिंट होता था और उसकी एक अहमियत हुआ करती थी। तो वैसे लाला दीनदयाल हैदराबाद आकर राजा दीनदयाल हुए और फिर मुसव्विर जंग भी कहलाए। जी जी, तो क्या उनकी ब्रांडिंग में मुसव्विर जंग का भी जो है कहीं जिक्र आता है? अच्छा। मुसव्विर जंग की भी तस्वीरें हैं, बहुत कम हैं तस्वीरें, मेरे पास भी मेरे पर्सनल कलेक्शन में हैं। और इत्तेफाक से जो मुसव्विर जंग की जो ब्रांडिंग है वो सिर्फ महब अली पाशा के पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स के लिए उन्होंने इस्तेमाल की, क्योंकि वो टाइटल, जैसा कि लोग जानते हैं, देखिए लाला दीनदयाल इंदौर से 1885 में हैदराबाद आए ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ लॉर्ड डफरिन द वाइसरॉय, उस ज़माने में जो वाइसरॉय थे जी। और उन्होंने लेडी डफरिन जो वाइसरॉय की जो बीवी थी, उनकी एक ख़ास तस्वीर ली थी। मैं ये बताता चलूँ कि मेरे पास वो लेडी डफरिन की भी तस्वीर है, जिसकी वजह से वो यहाँ हैदराबाद आए। अच्छा। और वो एक इत्तेफाक से 65 या 70 साल की बूढ़ी खातून थी, लेकिन दीनदयाल ने कैमरे को इस तरीके से रखा कि वो उनके चेहरे पे जो झुर्रियाँ थी वो दूर करके उन्हें काफ़ी खूबसूरत और कमाल की बात है, बड़ी चौंका देने वाली बात बताई आपने कि उस ज़माने में फ़ोटोग्राफी के मेथड्स उन्होंने इतने इम्प्रूव या इतने इनोवेटिव कर लिए थे कि एक ज़ईफ़ खातून के चेहरे की झुर्रियों को तक छुपाने में कामयाब हो गए। मैं समझता हूँ आज के मौजूदा दौर के फोटोग्राफर्स को सबक लेना चाहिए उस बात से कि जी। देखिए, अब ये इत्तेफाक से उस ज़माने में जब अर्ली फ़ोटोग्राफी थी, या मैं ये मानता हूँ कि जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी जिसे आप कहते हैं जी, वो एक फॉर्म ऑफ आर्ट, यानी कि इतना डेडिकेटेड काम करते थे। अब लोग बोलते हैं कि लाला दीनदयाल 1885 में आए और राजा बन गए, बेचारे 12 साल तक उन्होंने रोज़ 18 घंटे मेहनत की, जब जाके उनको महब अली पाशा ने राजा का खिताब दिया। और इत्तेफाक से उसके नेक्स्ट ईयर 1897 में क्वीन विक्टोरिया की तरफ से भी उनको रॉयल वारंट मिला। और 1905 में बॉम्बे में राजा दीनदयाल का इंतकाल हुआ, तो उन्होंने तकरीबन कुछ 5-6 हज़ार तस्वीरें ली हैं हैदराबाद की और दूसरे प्रोविंसेस की। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी हैदराबाद सिकंदराबाद कैंटोनमेंट में भी काफ़ी फ़ोटोग्राफ़र्स हुआ करते थे जो अपना काम करते थे। और शायद फ़ोटोग्राफ़ी एक एज अ पेशा शायद उतने आमदनी ना वो लोगों को देती हो, कि मेरे पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें पीछे ब्रांडिंग है कि जेई प्लाइड फोटोग्राफर एंड डेंटिस्ट, तो 2-3 पेशे एक साथ वो करते तो शायद जाके वो लोगों को उनकी रोजी रोटी मिल पाती। बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने कि खूब। तो ये बहुत क्या है कि मेरी खुशकिस्मती रही है कि जैसा मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि बसालत जाके या हुरमुज साहब के तस्वीरें मेरे पास आने की वजह से लार्ज क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स हैदराबाद के ताल्लुक से जी, तो उसमें मैंने बाकायदा बहुत ही क्लोजली एक एक को स्टडी किया, उसका रिवर्स स्टडी किया, और एक इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट समझिए हर तस्वीर में। इट्स इस दिलचस्प गुफ्तगू के सिलसिले को ख़त्म होना पड़ेगा सफ़ीउल्लाह साहब, क्योंकि हम वक्त से माजूर हैं, हम वक्त से मजबूर हैं। तो आपके यहाँ आने का बेइंतहा शुक्रिया अदा करते हुए मैं इस शो को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। आपका अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए, रूबी डीजी केबल की पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए, डीजी केबल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इम्तियाज़ अहमद साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाकर लाने की ज़हमत गवारा की, हमें अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात से आगाह किया। बेहद शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो आने का। अस्सलाम वालेकुम।